का जवाब। गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय के बयान का पलटवार, आरोप को भ्रामक और सच्चाई से कोसों दूर किया करार। कुपवारा के केरन सेक्टर में एक्शन में आए सुरक्षा बलों का बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन अभी जारी। घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर मार गिराए 2 आतंकी, मारे गए आतंकियों से हथियार व गोला बारूद बरामद। विधानसभा चुनावों के बाद मतगणना की उल्टी गिनती शुरू। पुंछ में उम्मीदवारों के चुनावी एजेंटों को दिशा निर्देश जारी। जल्द से जल्द सभी औपचारिकताएं पूरे करने के निर्देश दिए गए। औपचारिकताएं पूरी न होने पर मतगणना केंद्रों में होगी नो एंट्री। खाद्य सुरक्षा विभाग व म्युनिसिपल काउंसिल पर उठे सवाल। सिर्फ त्योहारों के बीच अभियान चलाने से लोग हुए नाराज। चुनिंदा दुकानदारों को निशाना बनाने के लिए लग रहे हैं आरोप। नमस्कार, जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही गठित होने वाली सरकार या मुख्यमंत्री की शक्तियों में कटौती करने का प्रयास किया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि इस बात में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री की उस टिप्पणी के बाद ये कड़ा बयान जारी किया, जिसमें उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश के नौकरशाहों से कहा था कि वे आगामी निर्वाचित सरकार को और अधिक कमजोर करने के किसी भी दबाव का विरोध करते हैं। उमर अब्दुल्ला के सोशल मीडिया मंच एक्स पर किए गए पोस्ट का जवाब देते हुए अमित शाह के कार्यालय ने पलटवार करते हुए कहा है कि उमर अब्दुल्ला का ट्वीट भ्रामक और अटकलों से भरा हुआ है। इसमें जरा सी भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सियासत जो है इस ट्वीट पे, जो एक्स पे ट्वीट किया गया है, उसके बाद गर्मा गई है और साफ तौर पर गृह मंत्रालय ने अब इसे खारिज कर दिया है। और इसी पे अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जुड़ चुके हैं। विनोद जी, बताइएगा, फिलहाल अगर बात की जाए इस ट्वीट को लेकर और गृह मंत्रालय ने जो खारिज किया है, क्या कॉन्स्पिरेसी है ये पूरी? बिल्कुल रूपाली, आपने ठीक कहा कि ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का आरोप है उमर अब्दुल्ला का कि इस तरीके से जो आने वाली सरकार में जो चीफ मिनिस्टर होंगे उनकी पावर्स को कर्टेल किया जा रहा है, उनकी ताकतों को कम किया जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारी यूटी पॉडिचेरी के पैटर्न पर बनी है 239A, और अगर हम दिल्ली की बात करें तो 239AA के तहत बनी हुई है। तो यहाँ पर पहले से ही एलजीज को ज़्यादा पावर्स रहती हैं, ये सबको पता है। इसमें किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी नहीं है। और नोटिफिकेशन निकलने से पहले भी कुछ पावर्स जो है, अतिरिक्त एडिशनल पावर्स जो पहले से पॉडिचेरी पैटर्न्स पर मिलती हैं, वो दी गई हैं। और अब रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट आने से पहले इस तरह की स्टेटमेंट कहीं ना कहीं, जैसे गृह मंत्रालय ने कहा है कि भ्रमित करने वाली स्टेटमेंट है, मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से भ्रम पैदा करने के लिए इस तरह की पोस्ट डाली जा रही है। लेकिन विनोद जी, जब चुनावी अधिसूचना जारी हुई थी तो साफ तौर पर उसके बाद ये देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं इस बात को लेकर विवाद खड़ा हो रहा है और नाराजगी जो है बहुत ज्यादा जाहिर हो रही है कि ये कहा जा रहा है सारी पावर जो है अब एलजी के हाथ में रहेगी। इसको लेकर क्या कुछ कहना है, जो विवाद अब इस टिप्पणी को लेकर खड़ा हुआ है? रूपाली, हम अगर पूरा आंकलन करते हैं सारी, जब नोटिफिकेशन निकली, कुछ पार्स जो है एलजी को अतिरिक्त दी गई, दायरा उनके अधिकार क्षेत्र का दायरे को बढ़ाया गया, उसी वक्त उमर अब्दुल्ला जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भी रहे हैं, उनका ये कहना था कि मैं ऐसी यूटी में कभी चुनाव लड़ना पसंद नहीं करूंगा जिसमें एक चपरासी की ट्रांसफर के लिए आपको एलजी के दरबार में जाना पड़े। तो तब उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उमर अब्दुल्ला ने एक नहीं 2 जगहों से नामांकन भरा और चुनाव भी लड़ा, चाहे बडगाम की बात करें या फिर गांधरबल की बात करें। एक उनको वो खुद भी स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं कि कितनी पावर्स एलजी के पास रहेंगी, कितनी पावर्स जो जीता हुआ जो इलेक्टेड आपका चीफ मिनिस्टर रहेगा, कितनी पावर्स जो एमएलएस के पास रहेंगी। तो शायद यही उनको अपना कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि कितना शक्तिशाली मुख्यमंत्री होगा या उससे ज़्यादा पावरफुल एलजी होगा, ये खुद भी उनको कंसेप्ट क्लियर नहीं है। शायद इसी तरह की स्टेटमेंट अगर वो दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। लेकिन विनोद
विनोद जी, यहाँ पे कांग्रेस ने भी इस बात को सोची समझी साजिश जो है वो कहा है और आपत्ति जो है वो जताई है, तो इस पर क्या कुछ कहना है? क्योंकि कुछ 2 दिन शेष जो है वो बचे हैं मतगणना को लेकर और मुख्यमंत्री का नया चेहरा यहाँ पर सामने होगा और इस तरीके के भ्रमित करने वाले बयान जिस तरीके से गृह मंत्रालय ने कहा सामने आ रहे हैं, तो क्या कुछ लगता है एक तरफ कांग्रेस अब इसे सोची समझी साजिश कह रही है? देखिए, कल ही कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने ये स्पष्ट करने का प्रयत्न किया कि रिजल्ट से पहले सरकार जो है 5 सदस्यों को नॉमिनेट करना चाहती है। अगर हम बात करें अपनी डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन जो 2022 मई 2022 में आई थी, तो उस डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन के मुताबिक और दूसरा जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसके मुताबिक सरकार के पास ये बाकायदा एक राइट है कि वो 5 लोगों को नॉमिनेट कर सकती है। इवन उसमें ये भी प्रोविजन है कि वो नतीजों से पहले, यानी जो 90 सीटों पे चुनाव हुए हैं, नतीजों से पहले भी 5 लोगों को, 5 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकती है, जिसमें 2 कश्मीरी विस्थापित होंगे, एक पीओजे के रिफ्यूजीज से ताल्लुक रखता होगा और 2 फीमेल्स, जो पहले से प्रोविजन है, तो उनका राइट बनता है। कल हमने बातचीत भी की थी, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि ये पहले इसलिए नॉमिनेट करना चाहते हैं कि वो सबसे बड़ा दल बन करके एलजी सबसे पहले उनको न्योता दे सरकार बनाने के लिए, इसलिए ऐसा प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल विनोद जी, जिस तरीके से आपने बात की कि 5 नए लोगों को नॉमिनेट जो है वो किया जाएगा, इस पर भी आपत्ति जो है वो जताई जा रही है। अब इस पर क्या कहना है, क्योंकि इस नॉमिनेशन को लेकर साफ तौर पर विपक्षी पार्टीज आपत्ति जताती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल रूपाली, मैंने अभी आपको बताया कि ये एक विपक्ष कहते हैं कि ये एक कॉन्स्पिरेसी है। हमने सत्ता पक्ष से बातचीत की तो उनका ये कहना है कि विपक्ष को रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पूरी तरह से पढ़ना चाहिए और जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन आई है उसको गो थ्रू करना चाहिए, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि सरकार के पास इतनी पावर है कि वो रिजल्ट से पहले भी अपने जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं उनका नाम घोषित कर सकती है और रिजल्ट के बाद भी। तो अगर उनको जरूरत पड़ती है तो वो रिजल्ट से पहले भी कर सकते हैं और रिजल्ट के बाद भी कर सकते हैं। बिल्कुल विनोद जी, इसमें साफ तौर पर अगर उमर अब्दुल्ला की बात की जाए तो उन्होंने पहले कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर चुनाव भी लड़ रहे हैं। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री का जो निर्णय है 8 अक्टूबर को आना है, उससे पहले इस तरीके के ट्वीट भी कर रहे हैं। क्या कुछ लगता है किस तरीके से, जिस तरीके से वो विपक्ष को ये कह रहे हैं कि यहाँ पर नौकरशाहों की सरकार जो है वो बनाना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से इस चीज को डील करती हुई नजर आएगी, या केंद्र में जो सरकार है अगर बात की जाए तो वो साफ तौर पर इसको भ्रमित कह रही है? इस पर क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, अगर हम बात करें तो पहले उमर अब्दुल्ला ने स्पष्टता से ना कर दी थी, सिरे से खारिज कर दिया था कि मैं यूटी में चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक राज्य का दर्जा नहीं मिलता, और सेम पैटर्न पर महबूबा मुफ्ती ने भी कहा था। फिर उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट आया, अगर उमर नहीं लड़ता है तो फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। फिर फारूक अब्दुल्ला ने सेहत का हवाला दिया उमर अब्दुल्ला ने कि वो मेरे वालिद की एज अब ऐसी नहीं कि वो इलेक्शन लड़ें। फिर उमर अब्दुल्ला ने ये फैसला लिया कि वो चुनाव लड़ेंगे। दरअसल वो नहीं चाहते हैं कि अगर वो जीत के आए और उनके खानदान के अलावा कोई चीफ मिनिस्टर बने यहाँ पर, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतती है तो इसलिए वो 2-2 सीटों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और यही सीधी सीधी मानसिकता है कि अब्दुल्ला खानदान के आसपास आज बात में ही सरकार रहे, ये एक उनका कोशिश रहेगी। बिल्कुल विनोद जी, इसी में अब मतगणना का कुछ ही दिन बाकी है, 2 दिन बचे हैं और काउंटिंग जो है वो होगी और चुनावी प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है। लेकिन जब इस तरीके के बयान उमर अब्दुल्ला सामने ला रहे हैं, क्या कुछ लगता है इम्पैक्ट अब किस तरीके से पड़ेगा? क्योंकि वोटिंग तो हो चुकी है, रिजल्ट आने बाकी है, उसके बाद एनसी सरकार पर क्या कुछ असर पड़ेगा? रूपाली, अब 5 बजे के बाद से ही एग्जिट पोल आ जाएगा। जो धुंधली तस्वीर है वो स्पष्ट होती नजर आ जाएगी। शाम तक अपने जितने भी लोगों ने सर्वे किए हैं, चैनल्स, टीवी चैनल्स ने, एजेंसीज ने किए हैं, तो स्पष्ट हो जाएगा कि आने वाली सरकार कैसी होगी और उसकी संरचना कैसी होगी, फ्रैक्चर्ड मैंडेट मिलेगा तो कौन किसके साथ जाएगा, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता स्पष्ट हो जाएगी।
ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ अगर बात की जाए फिलहाल यहाँ पर उमर अब्दुल्ला की, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की, तो उनके ट्वीट को साफ तौर पर गृह मंत्रालय ने ये कहा है कि ये एक भ्रामक करने की कोशिश है और साफ ही साफ इनकार किया है कि इस तरीके की कोई भी बात नहीं है। कुपवाड़ा भरते हैं, जहां पर आपको बता दें कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर 2 आतंकियों को मार गिराने के बाद वहां सुरक्षा बलों का बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने केरन सेक्टर के गुगलधार इलाके में इस और घुसपैठ कर रहे 2 आतंकियों का काम तमाम कर दिया था, जिनसे भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद भी बरामद हुआ है। वहीं कुछ और आतंकियों की मौजूदगी की आशंका के चलते सुरक्षा बलों ने इलाके का चप्पा चप्पा छान रहे हैं और फिलहाल क्या कुछ सूरत हाल है वहां इस पर जानकारी दे रहे हैं कुपवाड़ा से हमारे संवाददाता साहिल शमीम, और उनसे जानेंगे कि क्या कुछ फिलहाल केरन के हालात है, क्योंकि वहां पर फिलहाल सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। चलिए साहिल, बताइएगा फिलहाल क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि 2 आतंकियों को मार गिराया है और अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है, क्योंकि ये बात सामने आ रही है कि और आतंकी छिपे हो सकते हैं। जी रूपाली, मैं आपको बता दूं कि सरहदी जिले कुपवाड़ा के लाइन ऑफ कंट्रोल केरन सेक्टर के गुगलडोरा इलाके में जो है कल एक इनपुट मिला है फौज को कि वहां पर जो है दरअंदाजी की कोशिश हो सकती है। तो फौज ने जो है पहले से ही ऑपरेशन लॉन्च किया इस इलाके में, पूरे इलाके में, क्योंकि एलओसी का इलाका है। तो जो ही दौरान शब यानी कि रात के दौरान दरअंदाजों ने दरअंदाजी की कोशिश की, तो फौज ने उन्हें पहले ललकारा, रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने वहां से अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में जो है दोनों अतराफ की तरफ से यानी कि दोनों साइड की तरफ से जो है गोलीबारी का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें जो है 2 मिलिटेंटों को अभी तक मार गिराया गया है और उनके कब्जे से भारी मिकदार में गोला बारूद भी जो है वो बरामद किया गया है। हालांकि इसमें जो है जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज, सीआरपीएफ और जो वहाँ के लोकल जो एसओजी है वो भी इसमें शामिल है इस ऑपरेशन में, और पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया है और ऑपरेशन जो है बड़े पैमाने पे जारी है। रूपाली, मैं यहाँ पर ये जरूर कहूँगा क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर जो इलेक्शन हुए हैं उसके बाद ही जो है जिस तरह से एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके से इस तरह की इन्फिल्ट्रेशन हुई है, ये कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर इस वक्त ये चुनौती हो रही है कि जिस तरह से यहाँ पर पुरअमन तरीके से इलेक्शन हुए हैं, ये उसी की सिलसिले के नतीजे में जो है पाकिस्तान की बिल्कुल साहिल, इसी में अगर कुपवाड़ा की बात की जाए तो साफ तौर पर ये आतंकी गतिविधियों की अगर बात की जाती है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी ये देखने को मिला कि शांतिपूर्ण चुनाव हुए। क्या कुछ लगता है कितना ज्यादा जरूरी है अब जीरो टॉलरेंस नीति अपनाना इन आतंकियों के खिलाफ, क्योंकि आए दिन गोला बारूद भी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में आ रहा है और ये आतंकी गतिविधियां कहीं ना कहीं एक बार फिर से इलेक्शंस के चलते और इलेक्शंस के पहले भी बात की जाए तो माहौल बिगाड़ने की बहुत कोशिश की गई है। जी रूपाली, यहाँ पर जो है जिस तरह से इस वक्त अमन इस वक्त कश्मीर खत्ते में है, यानी कि अगर हम कहेंगे पूरे कश्मीर डिवीजन में इस वक्त जो है अमन का माहौल है, इसको जो है बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की ओर से। लेकिन यहाँ की फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस वो 24 घंटे जो है अलर्ट रहती है, क्योंकि उनको पता है कि इस तरह की हरकतें जो है वो होनी है। तो अगर हम बात करेंगे इस ऑपरेशन में अभी तक जो है 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। हालांकि इस जंगलात एरिया में जो है हेलीकॉप्टर के साथ साथ ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया है। बताया जाता है कि 2 से ज्यादा मिलिटेंट जो है वो इस पार आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस वक्त जो है पूरे जंगलात एरिया को खंगाला जा रहा है कि कई और मिलिटेंट जो है इस जंगल एरिया में छुपे तो नहीं है। जी फिलहाल शाहिल, अगर बात की जाए वहां पर 2 आतंकी मारे गए हैं और कुछ कितने आतंकी होने की आशंका जताई जा रही है, क्या कुछ खबर इसके हवाले से सामने आई है? जी रूपाली, जो जराये से हमें खबर मौसूल हुई थी, ये बताया जाता है ये 3 से 4 मिलिटेंट जो है इस पार आने की कोशिश कर रहे थे, जिनको जो है फौज ने यहाँ से ललकारा और उनको जो है रोकने की कोशिश की, और इस इन्फिल्ट्रेशन भीड़ में जो है 2 मिलिटेंट को मार गिराया गया है। 2 का अभी कुछ पता नहीं चल रहा है क्या वो वापस चले गए हैं या इसी जंगलात एरिया में छुपे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले भी कहा है ऑपरेशन अभी कंटिन्यू है। ये कहना मुश्किल होगा कि किस तंजीम से वाबस्ता है और कितने मिलिटेंट जो है हो सकते हैं, क्योंकि जब तक ये ऑपरेशन पूरा क्लियर नहीं हो जाएगा, खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक ये कहना मुश्किल होगा। जी बिल्कुल साहिल, इसी में इन सुरक्षा बलों ने इन 2 आतंकियों को, 2 दहशतगर्दों को मार गिराया है, लेकिन क्या कुछ लगता है कितनी चुनौतियां कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में इन सुरक्षा बलों को आ रही है, क्योंकि सर्च ऑपरेशन ड्रोन के जरिए भी चलाया जा रहा है, क्या कुछ चुनौतियां फिलहाल सुरक्षा बलों को देखने को मिल रही है?
जी रूपाली, मैं अगर बात करूं जिस तरह से ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल के कुछ इलाके हैं जिसमें केरन सेक्टर है, टंगडार है, मच्छल है। इस इन्फिल्ट्रेशन से पहले भी जो है केरन सेक्टर के इस इलाके में जो है 2 से 3 जो है वो इन्फिल्ट्रेशन बिड को फौज ने नाकाम बनाया है। या अगर हम टंगडार सेक्टर की बात करेंगे या मच्छल सेक्टर की बात करेंगे, ये जो है फौज जो है 24 घंटे अलर्ट रहती है और पूरे इलाके को जो है वो पेट्रोलिंग करते रहते हैं। लेकिन फौज को भी जो है अब मुकामी लोगों का भी वहाँ पे जो है साथ मिलता है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ मुकामी लोग, कुछ लोग जो जंगल एरिया में अपने माल मवेशी के साथ होते हैं, वो भी जो है अब फौज को जो है वो इतला देते हैं ठीक है। कि इस तरह कई कई ने जो है वहाँ पर जो है कुछ लोगों को देखा ठीक। गया है, तो वो फिर अपने तरीके से ऑपरेशन चलाते हैं और पूछताछ करके ही जो है उन लोगों से बात करते हैं। जी ठीक है साहिल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ कुपवाड़ा के केरन सेक्टर की अगर बात की जाए तो वहां पर फिलहाल सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है और अभी भी वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है, क्योंकि 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जो है वहां पर जताई जा रही थी। जहां पर सुरक्षा बलों की अगर बात की जाए तो बड़े पैमाने पर ड्रोन के जरिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जंगल का चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। जो पार्टियां पुंछ में लगभग 8 से 9 पार्टियां जो इस बार मैदान में थी, उन्होंने अपने जो है जो एजेंट हैं उन्हें वहां पर जो है वो उनके नाम जो है वो दर्ज करवा दिए हैं। और अगर हम बात करें तो लगातार प्रशासन की तरफ से पहले ही एक इन पार्टियों को मैसेज जो है वो भेज दिया गया था कि आप जल्द ही अपने एजेंट के नाम जो है वो दर्ज कराएं। और आज देखा गया है कि पुंछ डीसी ऑफिस में पहुंच के उन्होंने अपने उम्मीदवार जो बिल्कुल थे, सनी, उन्होंने इसी अपने के साथ इन लोगों के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। क्या कुछ कहना है? क्या एजेंट्स पूरे तरीके से काम कर रहे हैं? औपचारिकताएं पूरी ना करने पर उन्हें एंट्री नहीं मिलेगी 8 अक्टूबर को, तो उसके लिए सभी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली गई है? जी बिल्कुल, फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी कर ली गई है और 8 लोगों को जो है अलग अलग पार्टियों की तरफ से जो है वो वहां पर जो है वो तैनात किया जाएगा। और देखा यह भी जा रहा है कि इस समय सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त जो है वहां पर किए गए हैं, जहां पर काउंटिंग होनी है पुंछ शीश महल स्कूल में। और अगर हम बात करें तो जब से वहां पर मशीनों को लाया गया था, तब से वहां पर हम देख रहे थे कि हर एक पार्टी का एजेंट जो है वहां पर रखा गया था कि किसी तरह की यहाँ कोई गड़बड़ी ना हो। और देखा यह भी जा रहा था सेना हो, पुलिस हो या उसके अलावा सीआरपीएफ के जवान हो, उन्हें भी वहां पर जो है वो तैनात किया गया था, कैमरे लगा दिए गए थे वहां पर। और आज भी देखा जा रहा है कि क्योंकि 3 ही दिन बाकी बचे हैं और इन 3 दिनों में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त जो है वो देखे जा रहे हैं। बिल्कुल, इसी के साथ सनी फिलहाल सुरक्षा के हवाले से भी बात की जाए तो वहां पर आसपास क्या माहौल है, और डीसी पुंछ की भी बात की जाए तो किस तरीके से वहां पर काम किया जा रहा है सिक्योरिटी को लेकर और काउंटिंग डे को लेकर? जी, जहां पर काउंटिंग हो रही है बिल्कुल डीसी ऑफिस के साथ में ही गर्ल्स शीश महल स्कूल है। और वहां पर अगर हम बात करें तो कड़े बंदोबस्त जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किए गए हैं। और अगर ज्यादातर अगर बात करें तो खुद डिप्टी कमिश्नर इसको जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर सीसीटीवी जो कैमरे लगाए गए हैं उनका जो है डीसी ऑफिस में रखा गया है। और अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी के वहां कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, क्योंकि साथ में ही रैशी इलाका है। और अगर हम बात करें तो इस समय भी वहां सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त कर दिए गए हैं। ठीक है सनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ पुंछ की अगर बात की जाए तो आपको बता दें वहां पर फिलहाल जितने भी एजेंट हैं उन्हें अपनी जितनी भी औपचारिकताएं हैं उसे पूरा करने का दिशा निर्देश दे दिए हैं, क्योंकि मतगणना की अगर बात की जाए तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और कुछ दिन बाद यानी 8 अक्टूबर को काउंटिंग होगी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर का नया मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आएगा। फिलहाल अगली खबर की ओर चलते हैं जो डोडा से सामने आ रही है। आपको बता दें खाद्य सुरक्षा विभाग व म्युनिसिपल काउंसिल डोडा द्वारा मौजूदा समय में नवरात्रों के दौरान चलाए जा रहे मार्केट चेकिंग अभियान पर लोगों ने सवालिया निशान लगाए हैं। लोगों के मुताबिक खाद्य सुरक्षा विभाग व म्युनिसिपल काउंसिल की टीम सिर्फ त्योहारों में ही कुछ चुनिंदा दुकानदारों को निशाना बनाकर ये अभियान चलाती है और साल के अन्य दिनों में मार्केट चेकिंग अभियान का कोई अता पता नहीं रहता। लोगों के मुताबिक ये अभियान चलाकर उनकी आंखों में धूल झोंककर दुकानदारों
को भी परेशान किया जा रहा है। तो फिलहाल इस पर जानकारी लेंगे, हमारे साथ वसीम गत्तो जुड़ चुके हैं डोडा से, हमारे संवाददाता। वसीम, बताइएगा, अब प्रशासन पर एक और एलिगेशन, चेकिंग जो है बिना त्योहारों के नहीं की जाती और त्योहारों के मौके पर अगर देखा जाए तो प्रशासन की टीम वहां पर पहुंचती है, लोगों को परेशान जो है वो होना पड़ता है, दुकानदारों को खास तौर पर परेशान होना पड़ता है। क्या कुछ कहना है वहां के दुकानदारों और लोगों का? बिल्कुल रूपाली, देखिए कल ये मार्केट के अंदर टीम निकली थी, जिस तरह से आप देख रहे हैं आज काफी अच्छे दिन चल रहे हैं और नवरात्रों के बीच में हम देखते हैं अक्सर टीमें मार्केट के अंदर विजिट करती हैं, दिवाली के अंदर, ईद के लिए स्पेशली टीमें मार्केट के अंदर आती हैं। मगर इससे पहले आपने देखा था कि लोगों की तरफ से एलिगेशन लगाया गया था कि उन्होंने यही चीज बताई थी कि खाली मार्केट के अंदर ये टीमें विजिट करती हैं, फोटो सेशन का काम करती हैं और कई सारे सवाल जब लोगों ने उठाए थे कि क्या आगे पीछे भी ये मार्केट के अंदर ये टीमें विजिट करनी चाहिए और लोगों में कंफ्यूजन आज देखा जा रहा है। आप अलग अलग एरियाज को लेकर बात करेंगे, वहां पे आपको अलग अलग रेट्स देखने को मिलेंगे। जहां एडमिनिस्ट्रेशन की टीमें पहुंचनी चाहिए थी वहां वो पहुंच नहीं रही है और चंद कुछ दुकानों को इंस्पेक्शन की जाती है, दिखलावे के लिए ये चीजें की जाती है। तो लोगों की तरफ से एलिगेशन जहां पे लगाए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि फोटो सेशन का काम जहां पे किया जा रहा है। देखिए, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, डोडा का जो नगरी इलाका, अकरमाबाद का इलाका है, वहां आप देख रहे हैं कि लोगों में कंफ्यूजन है। बस स्टैंड के अंदर आप जाएंगे एक रेट देखने को मिलेगा, दूसरे किसी इलाके के अंदर आप जाएंगे तो दूसरा रेट देखने को मिलेगा। और बड़ी अहम बात इसमें यह हमें देखने को मिल रही है कि रेट लिस्ट प्रॉपर तरीके से किसी भी शॉपकीपर के दुकान के अंदर नहीं लगी है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि फेलियर कितना बड़ा है। आज हम देख रहे हैं कि ये रेगुलर बेसिस पे इस तरह की चेकिंग बीच बीच में होनी चाहिए थी, जहां पे लोगों को कोई दिक्कत है। एक तरफ से आप देख रहे हैं कि महंगाई सर चढ़ के हो रही है, दूसरी तरफ से आप देख रहे हैं कि इस तरह का निजाम, इस तरह की तस्वीरें अगर बाहर निकलती हैं तो लोग जरूर इन चीजों पे सवाल उठाएंगे। जी बिल्कुल वसीम, रेट लिस्ट की आपने बात की, क्या रेट लिस्ट जारी नहीं की गई है? और अगर की गई है तो दुकानदारों को भी ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रेट लिस्ट का पालन करें, लेकिन प्रशासन को भी ये देखना पड़ेगा कि रेट लिस्ट जो जारी की जाती है उस पर लोगों को सामान मिलता है या नहीं मिलता। तो क्या कुछ लगता है यहाँ पर आपसी कोलैप्स जो हो रहा है दुकानदारों और प्रशासन का, इसमें किसकी गलती ज्यादा है? क्योंकि रेट लिस्ट को लेकर खास तौर पर बात आई है, क्या जारी की जाती है? बिल्कुल रूपाली, देखिए कुछ दिन पहले हम मार्केट के अंदर जब गए थे, हमने बहुत सारे शॉपकीपर से पूछा था क्या रेट लिस्ट आपके पास है। उन्होंने कहा था कि जो कंसर्न महकमे के लोग हैं उन्होंने अभी हमें रेट लिस्ट नहीं दी है। और बड़ा इसमें यह है कि अगर जनता सवाल उठा रही है, सवाल किस लिए उठा रही है? आज आप देखें कि इनको पता होता है कि आज नवरात्रे चल रहे हैं, दिवाली चल रही है, ईद चल रही है, आज ये जरूर अपने शॉप्स के बाहर साफ सफाई रखेंगे और जब ये दिन खत्म होंगे तो उसके बाद भी हम ये तस्वीरें दिखाएंगे कि हालात किस तरह के हैं और तस्वीरें किस तरह की हैं। देखिए, जहां पे लोग सवाल उठा रहे हैं, लोगों के सवाल जो है वो जेन्युइन है। लोगों से जब हम बात करते हैं उनका यही मानना है कि ये फेलियर है। फेलियर इसलिए है कि अगर शहर के अंदर ये सवाल उठ रहे हैं तो क्यों उठ रहे हैं, ये कंसर्न महकमे को देखना है। और बार बार लोग सवाल उठा रहे हैं, बार बार लोग जो है मीडिया के सामने आ रहे हैं, तकलीफ उन लोगों को है तभी मीडिया के सामने लोग आ रहे हैं। तो मुझे लगता है इस खबर के बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन की टीमें मार्केट के अंदर विजिट करेंगी, जगह जगह पे जाके, क्योंकि उनका काम है, उनकी टीमें जो बनाई गई हैं वो अलग अलग एरियाज में जानी चाहिए। खाली टाउन के अंदर वो विजिट नहीं करनी चाहिए, टाउन से बाहर भी जाने चाहिए और आवाम को सहूलियत देनी चाहिए। और अगर एक जगह पे एक रेट लिस्ट जारी की जाती है तो दूसरी जगह पे भी वही रेट लिस्ट जारी होनी चाहिए ताकि आवाम सफर ना हो। जी वसीम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। और ये कहीं ना कहीं प्रशासन की एक बड़ी नाकामी डोडा से सामने आ रही है, जहां पर दुकानदारों को रेट लिस्ट नहीं दी गई है और त्योहारों के वक्त पर प्रशासन की सभी आला अधिकारी और टीम वहां पर पहुंचती है और जब रेट जो है ज्यादा मिलते हैं तो उनकी चालानी कार्रवाई की जाती है, जिसकी वजह से कई दुकानदार परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।